हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राज्यसभा पर बात करी और उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 80 को पढ़ा, यानी राज्यसभा का गठन कब किया गया था उस पर हमने चर्चा करी और उसकी संरचना पर चर्चा करी। उसके बाद दोस्तों हमने राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उस पर चर्चा करी और किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उन सारी बातों पर चर्चा करी थी। आज दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 83 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यसभा के सदस्यों के टेन्योर की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 बरस होता है। यानी अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की तरह राज्यसभा भंग नहीं होती है। यानी जिस तरह से लोकसभा का कार्यकाल होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस होता है, वैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। यानी जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस होता है, वैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 बरस होता है। लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य इकट्ठे या एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अनुच्छेद 83 ये कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। तो किस तरह से ये निर्वाचित होकर आते हैं उस पर दोस्तों हमने बात कर ली थी। यानी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें। अब किस तरह से इनको अवकाश दिया जाता है और किस तरह से निर्वाचित होकर आते हैं दोस्तों, ये एक साथ ना तो इनको अवकाश दिया जाएगा और ना ही इनका एक साथ निर्वाचन किया जाएगा। यानी ये कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य क्या होंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर समझें तो दोस्तों किस तरह से इनको अवकाश दिया जाता है और किस तरह से इनको निर्वाचित किया जाता है। यानी पहले 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे। किस तरह से? यानी कि अगर हम बात करें तो पहले 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगले 2 वर्षों में फिर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर चले जाएंगे और फिर अगले 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर चले जाएंगे। यानी अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य इकट्ठा अवकाश प्राप्त नहीं करते हैं, एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 33% सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे और 33% सदस्य ही निर्वाचित होकर आएंगे। इसलिए इनका कार्यकाल कितना है? 6 बरस का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 बरस इनका कार्यकाल हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 बरस इनका कार्यकाल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था, तो पहली बार इनको कैसे अवकाश प्राप्त कराया गया होगा? यानी 1952 में राज्यसभा का गठन किया जाता है तो
1954 में प्रथम बार अवकाश ग्रहण किया होगा 1/3 सदस्यों ने, और फिर उसके बाद 1956 में 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण किया होगा, और उसके बाद 1958 में तो उनका कार्यकाल समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष कार्यकाल होता। तो ये माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पहली बार लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण कराया गया था, यानी 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण कराया गया था, और फिर उसके बाद 1956 में भी लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण कराया गया था। यानी अगर हम बात करें तो पहली बार 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से अवकाश प्राप्त करा दिया गया था, और फिर अगली बार 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण कराया गया था। तो राज्यसभा के अगर हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है। अनुच्छेद 80 के क्लास 2 की अगर हम बात करें तो ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है कि किस तरह से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में कर रखा है। कौन सी अनुसूची में कर रखा है? 4थी अनुसूची में कर रखा है। और यह कहा गया है कि राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाएंगी। किसके? जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाएंगी। यानी जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य के लिए उतनी अधिक सीटें आवंटित की जाएंगी, और जिस राज्य की जितनी कम जनसंख्या होगी उस राज्य के लिए उतनी कम सीटें आवंटित की जाएंगी। और ये जो जनसंख्या का आंकड़ा लिया है ये कब का है? ये 1971 की जनगणना के आंकड़े को आधार बनाया गया है। यानी 1971 में जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उसके लिए अधिक सीटें आवंटित की जाएंगी, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उसके लिए कम सीटें आवंटित की जाएंगी। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य की अगर हम बात करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसीलिए राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो कौन सा है? सिक्किम है। और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए क्या है, इनके लिए एक सीट आवंटित की गई है। या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनके लिए एक एक सीट आवंटित की गई है। तो राज्यसभा की सीटों को जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है, और ये कहा गया है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य के लिए उतनी सीटें आवंटित की जाएंगी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य के पास हैं, तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। यानी कि उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं राज्यसभा में। राज्यसभा की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद 89 राज्यसभा के पद अधिकारियों की बात करता है। पद अधिकारियों की बात करता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 की अगर हम बात करें तो 89 राज्यसभा के पद अधिकारियों की बात करता है। और राज्यसभा के कितने पद अधिकारी हैं? राज्यसभा के अगर हम पद अधिकारी की बात करें तो 2 पद अधिकारी होते हैं। एक होता है सभापति और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है उप सभापति। यानी अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा के 2 अधिकारी होंगे, 2 पद अधिकारी होंगे, एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। और ये जो सभापति होगा ये भारत का उपराष्ट्रपति होगा।
यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जो उपसभापति होगा ये राज्यसभा के सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? ये राज्यसभा का ही सदस्य होगा। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति चुना जाता है। तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 89 में कि राज्यसभा के दो पदाधिकारी होंगे, एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा, और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। और अगर उस समय उपसभापति उपस्थित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुना जाएगा। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिख दी गई है आर्टिकल 89 की। अगर हम बात करें, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चूंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता, बल्कि वह दो रूपों में कार्य करता है। ये जो भारत का उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई कार्य नहीं करता, लेकिन कितने रूपों में कार्य करता है? ये दो रूपों में कार्य करता है। एक तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और दूसरा ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद 65 आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था कि यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके पास ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। और जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक राष्ट्रपति को होते हैं, और उसको वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के समान प्राप्त होते हैं। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या फिर पदेन सभापति के रूप में वह कार्य करता है। यानी जो भी उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वह पदेन सभापति के रूप में उसको दिए जाते हैं। किसके रूप में दिए जाते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 66 में मैंने आपको योग्यता के बारे में पढ़ाया था। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं का प्रावधान किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो अगर हम सभापति की बात करें तो सभापति बनने के लिए अलग से योग्यताओं का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं होती हैं वही क्या है? सभापति के लिए प्रावधान कर दिया गया है। यानी अलग से संविधान में इसको अलग से नहीं लिखा गया है कि भाई सभापति बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, बल्कि आर्टिकल 64 ये कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में कर रखा है और कहा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ का पद धारण ना करता हो, और क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
बनने की योग्यता रखता हो। यानी अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ का पद धारण ना करता हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 66 में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके माध्यम से होता है? निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। यानी अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन पद से हटाने की बात की जाए तो पद से किस तरह से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है? तो कहा गया है कि 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और राज्यसभा यदि ऐसे प्रस्ताव को, राज्यसभा प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो ये राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है और लोकसभा में चला जाता है और लोकसभा ऐसे प्रस्ताव को अपनी अनुमति प्रदान कर देती है तो फिर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। किस तरह से उपराष्ट्रपति का रिक्त होता है कि 14 दिन पहले तो उसको सूचना देनी पड़ेगी और राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है और लोकसभा साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो फिर जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका पद रिक्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम सभापति की बात करें तो सभापति के लिए अलग से ना तो योग्यताओं का प्रावधान कर रखा है और ना ही उसको पद से हटाने के बारे में कहा गया है, बल्कि जो प्रावधान उपराष्ट्रपति के बारे में कर रखा है वही प्रावधान राज्यसभा के सभापति के बारे में है। यानी अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका पद भी रिक्त हो जाता है, खाली उसका पद हो जाता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें, सभापति के कार्यकाल की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वही कार्यकाल राज्यसभा के सभापति का होता है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। बाकी अगर हम बाकी सदस्यों की बात करें तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चाहे उपसभापति की बात करें उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम राज्यसभा पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। चाहे फिर उसमें हम उपसभापति की बात करें उन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में हमें ऐसा महसूस होता है या जहां हमारा माइंड सेट हुआ होता है तो काम ये करता है कि वहां पे जाके कि हम सभापति के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वहां पे हम 6 वर्ष क्या है मतलब करेक्ट कराते हैं वहाँ पे कि 6 वर्ष को क्या है हम ऑप्शन टिक कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर हम सभापति के कार्यों की बात करें तो सभापति के क्या कार्य होते हैं? सभापति के कार्यों की बात करें तो यह कहा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य होते हैं वही राज्यसभा के सभापति के कार्य होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यह कहा गया है कि कोरम अगर पूरा नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में सभापति के पास अधिकार है कि सभापति सदन को या सदन की बैठक को, सभापति सदन को या फिर क्या है बैठक को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। उसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वो
सदन को स्थगित कर सकता है या उसकी बैठक को स्थगित कर सकता है, ऐसे अधिकार उसके पास है। ये जो सभापति होता है दोस्तों, इसको प्रथम मत डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी कि प्रथम वोट ये नहीं डालता है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर किसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो ये निर्णायक वोट डाल सकता है। तो प्रथम मत नहीं डालेगा, यानी प्रथम वोट डालने का अधिकार इसके पास नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में निर्णायक वोट डालने का अधिकार इसको प्राप्त है, जिसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? सभापति के पास है। निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति के पास है। यानी अगर हम सभापति के कार्यों की बात करें, सभापति की शक्तियों की बात करें, तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। लेकिन अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों की बात करें कि क्या उसके पास कुछ अतिरिक्त पावर है जो कि राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं है, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां होती हैं जो कि राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती। यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ अतिरिक्त पावर होती हैं जो कि किसके पास नहीं होती हैं? राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं। और क्या ऐसी कौन सी पावर है? पहली बात तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ये लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होगा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दूसरी बात, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति के पास ऐसे अधिकार नहीं है, यानी ऐसा अधिकार क्या है उनको नहीं दिया गया है कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकें। तीसरे अगर हम अधिकार की बात करते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, राज्यसभा के सभापति के पास ऐसे अधिकार नहीं है। कोई भी धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा और धन विधेयक है या नहीं उसको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। राज्यसभा के पदेन सभापति के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वह यह प्रमाणित करे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो ऐसे अधिकार किसके पास नहीं है? राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अगर शक्तियों कार्यों में तुलना की जाए तो कुछ ऐसी अतिरिक्त पावर लोकसभा के अध्यक्ष के पास है जो कि राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार उसके पास होता है और धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार भी उसके पास होता है। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही उसको संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त होता है और ना ही वह यह प्रमाणित कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ये प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास नहीं है? राज्यसभा के सदस्य के पास नहीं। लेकिन अगर बाकी शक्तियों में देखा जाए तो बाकी सारी पावर लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। किसके समान है? लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 91 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 क्या कहता है? 91 कहता है कि अगर सभापति उपस्थित नहीं है, सभापति की अनुपस्थिति में किसकी? सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति के कार्य, उपसभापति के कार्य, यानी अगर
राज्यसभा का सभापति उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगता है। और ऐसी बात कौन कहता है? ऐसी बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 कहता है। 91 कहता है कि अगर कोई कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह उस समय उपस्थित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए उपसभापति का प्रावधान किया गया है। यानी उपसभापति राज्यसभा के पदेन सभापति के कार्य करेगा। और जब उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसके पास वह सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक सभापति के पास होते हैं। यानी जब सभापति कार्य कर रहा होता है तो उपसभापति राज्यसभा का एक सामान्य व्यक्ति होता है, लेकिन जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करने लगे तो फिर उसको सभापति की वह सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यानी अगर हम बात करें तो उपसभापति जब सभापति के रूप में कार्य करेगा तो वो पहला वोट नहीं डाल सकता, पहला वोट डालने का अधिकार उसको नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसको निर्णायक वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जब सभापति अपने कार्यों को कर रहा हो और उपसभापति एक सामान्य व्यक्ति है तो वो पहला वोट डाल सकता है, लेकिन निर्णायक वोट डालने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। तो अनुच्छेद 91 किसकी बात करता है? सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति के कार्य की बात करता है। अनुच्छेद 90 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 क्या कहता है? उपसभापति के पद रिक्त की बात करता है। यानी किस तरह से उपसभापति का पद रिक्त हो सकता है। तो ये कहा गया है कि जब भी उपसभापति का पद रिक्त होगा तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। यानी अगर उसको पद से हटाया जाएगा तो उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। और सूचना देने के बाद यदि राज्यसभा बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका पद रिक्त हो जाता है या फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। कार्यकाल समाप्त होने पर उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है या फिर स्वयं त्यागपत्र दे दे। स्वयं त्यागपत्र देने पर भी उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है। तो किस तरह से उपसभापति को पद से हटाया जाता है? पहले तो उसको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और राज्यसभा बहुमत से उपसभापति को उसके पद से हटा सकती है, या फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है या फिर स्वयं वह त्यागपत्र सौंप देता है। तो ऐसी परिस्थिति में उपसभापति का पद खाली हो जाता है। अगर इनके वेतन भत्तों की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 97 क्या कहता है? अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करता है। और लोकसभा के अध्यक्ष और किसकी बात करता है? उपाध्यक्ष की बात करता है। किसकी बात करता है? उपाध्यक्ष की बात करता है। यानी अनुच्छेद 97 किससे संबंधित है? वेतन और भत्तों से संबंधित है। वेतन भत्तों से संबंधित। और किनके वेतन भत्तों से संबंधित है? राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाएगा। यानी संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि संसद इनके वेतन और भत्तों को समय समय पर निर्धारित करेगी। लेकिन ये दिए कहाँ से जाते हैं?
ये भारत की संचित निधि से दिए जाते। तो अनुच्छेद 97 ये कहता है कि इनके जो वेतन भत्ते हैं वह भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में।